ओके। हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले पोर्शन, लेक्चर के पहले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि यानी हमने हम हाई वोल्टेज को क्यों ऑप्ट करते हैं, यानी हम हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, जबकि जो पावर प्लांट में वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, वो 11 केवी होती है। और जो हमारे स्ट्रीट ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ पे भी जो करंट जो जो वोल्टेज होता है वो भी 11 केवी होता है। तो जब यहाँ पे भी 11 केवी है, यहाँ पे भी 11 केवी है, तो फिर तो काम ठीक है। तो फिर हम इसको स्टेप अप करते हैं, यानी 11 केवी यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है और इसको हम स्टेप अप करते हैं 500 केवी पे, और इसको फिर डाउन 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 डाउन, ठीक है। तो ये यानी फिर उसी 11 केवी पे ले आते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे हाथ में होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है। तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चूँकि करंट ज़्यादा होता है, उस करंट की वजह से कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाता है। और सिर्फ कंडक्टर का साइज़ नहीं बढ़ता, बल्कि उससे कॉस्ट के इश्यूज़ भी आते हैं। उससे हमारे पास एफिशिएंसी के इश्यूज़ भी आते हैं। तो इश्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि हम यानी हाई वोल्ट इसको स्टेप अप करके हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, और फिर यानी करंट हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल के मुताबिक यहाँ पे 1000, यहाँ पे 22 एम्पेयर, तो काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे, सही है। ओके, सो ये फिर एग्जांपल हमने किया। तो अब एडवांटेजेस, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट एट हाई वोल्टेज, द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड इज रिड्यूस्ड। यानी जब हाई वोल्टेज पे आप ट्रांसमिशन करेंगे तो कंडक्टर का जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। इस तरह व्हेन द ट्रांसमिशन is carried out at high voltage, overall cost of the conductor is reduced, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कॉस्ट में कंडक्टर साइज, कंडक्टर का कॉस्ट भी आता है, और जो सपोर्ट है टावर का वो भी यानी कम हो जाता है, ठीक है। दस मेकिंग इट इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अगर पावर को आप ट्रांसमिट करते हैं तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा कि अगर आप हाई वोल्टेज पे इसको ट्रांसमिट करें। When the transmission is carried out at high voltage, the voltage drop in the transmission system is reduced, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप, जो लॉसेज हैं वो हाई वोल्टेज में कम होंगे, ठीक है। When the transmission is carried out at high voltage, losses in the transmission system are reduced, ठीक है। यानी जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन अगर आप करेंगे तो लॉसेस कम होंगे, और जब लॉसेस कम होंगे तो जाहिर बात है फिर एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं हाई वोल्टेज के। ओके, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो देखिए ग्रिड स्टेशन, बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन, फिर उसमें ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। तो अगर आप 11 केवी पे ही ट्रांसमिट करते हैं तो फिर तो बीच में कोई ट्रांसमिशन ग्रिड स्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ग्रिड स्टेशन तो तब आता है कि जब एक यानी आप स्टेप अप करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन। तो ये जो स्टेप डाउन होता है ये ग्रिड स्टेशन में होता है, ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें किया जाता है, और फिर हर कंडक्टर के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के कॉस्ट भी हैं, फिर उसमें कूलिंग का भी मसला होता है, ठीक है। ग्रिड स्टेशन के लिए जगह भी दरकार है, फिर उसमें जो है यानी लाइटनिंग की इश्यूज तो बहुत ज़्यादा, यानी इसको कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग और प्लानिंग डिज़ाइनिंग तो इसका भी है। मगर इसके मुकाबले में जो हाई कंडक्टर साइज वाले जो इश्यूज हैं वो बेरेबल नहीं है, वो यानी कंट्रोलेबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज के जो इश्यूज हैं इसको हम
यानी खुशी से कबूल करते हैं कि ये हम हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, ठीक है। तो ग्रेड स्टेशंस, अच्छा इसी तरह इंसुलेटर्स मैंने आपको भी बताया कि इंसुलेशन लेवल डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन लेवल ज़्यादा दरकार होगी, वोल्टेज कम होगा तो इंसुलेशन लेवल कम दरकार होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी तो कोरोना लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये जो ब्लूइश ये ग्लो नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है, कोरोना लॉसेस हैं। तो अगर वोल्टेज कम होता तो फिर ये कोरोना लॉसेस कम होते, बल्कि होते ही ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये लॉसेस भी हो सकते हैं, मगर फिर मैं बता रहा हूँ कि जो हाई वोल्टेज है इसमें आपके पास एफिशिएंसी फिर भी ज़्यादा आती है, कॉस्ट फिर भी कम आता है, ठीक है। ये टावर्स, ठीक है। और अच्छा ये इंसुलेटर्स, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं उसके हाई वोल्टेज के, ठीक है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, ठीक है। ये इंसुलेटर आप आपको पता है कि इंसुलेटर का फंक्शन क्या है, कि ये जो करंट कैरिंग पार्ट है पावर सिस्टम का, इसको दूसरे पार्ट से आइसोलेट करना, अलग करना, ठीक है ना। यानी आप नहीं चाहते कि ये ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, आगे। तो इसलिए यानी आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक टावर है, सही है, ठीक है ना। और ये आपने सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, इंसुलेटर्स यहाँ पे दिए हैं। ये वो आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब इस ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ से आगे जाना है, ठीक है। तो अगर ये इस टावर के साथ कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा कि अगर इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो ये तो अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इनसे बचाने के लिए क्या है कि आपने यहाँ पे यानी इस तरह आप करते हैं, ठीक है। और ये ये है इंसुलेटर्स। अगर ये इंसुलेटर्स ना होते, ठीक है, तो ये इंसुलेटर्स ना होते तो ये तो ग्राउंड हो जाते, ये तो आगे एक पावर फ्लो ही ना कर पाते, ठीक है। तो अब इन इंसुलेटर्स का काम का क्या है कि इसको ग्राउंड होने से बचाना है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इंसुलेटर्स को हाई वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी में हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो है ये भी इंसुलेटर्स को कहते हैं। और इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं ये आगे जाके हम पढ़ते हैं। इसमें असल में डाई इलेक्ट्रिक, ये नाम से ज़ाहिर है कि दो इलेक्ट्रिकल जो है वो बॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से इसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, सही है। अच्छा, तो इंसुलेटिंग मटेरियल आर आल्सो टर्म्स एज डाइलेक्ट्रिक। देखिए इंसुलेटर मटेरियल्स को, तो आप देखिए मैं डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक यानी टर्म यूज़ करूँगा, तो आप ये समझ जाएं कि डाइलेक्ट्रिक जो है ये इसका इससे मुराद क्या है। इससे मुराद इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। बुक्स में अगर आप डाइलेक्ट्रिक अगर कहीं पे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इससे मुराद इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। द डिफरेंस इन the name between dielectric and insulator lies in the application to which these material are put। तो किस पर्पस के लिए ये, अगर ये पोलराइजेशन के पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, तो ये अगर पोलराइजेशन हो रही है इसमें तो फिर हम इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। वैसे दोनों एक ही वो हैं और दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। When these materials are used to prevent flow of electricity through them on the application of potential difference, then they are termed as insulator or passive dielectric. Or on the other hand, if they are used for charge storage, then they are called as dielectric or active dielectric, ठीक है। यानी आप कैपेसिटर्स में देखिए उसमें हम डाइलेक्ट्रिक इंटेंशनली यूज़ करते हैं ताकि इसमें जो स्टोरेज है वो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाए, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम खैर डिटेल से पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक में किस तरह इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, चार्ज स्टोर होते हैं, ठीक है। और किस तरह कैपेसिटर में ये पोलराइजेशन और ये सारा कुछ, तो ये आगे आ रहा है।
जस्ट यहाँ पे ब्रीफली आपको ये बताया जा रहा है कि अगर इसका काम, किसी भी इंसुलेटर का काम इंसुलेशन करना है, तो फिर इसको हम पैसिव डायलेक्ट्रिक कहते हैं। और अगर इसी इंसुलेटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, तो फिर हम इसको एक्टिव डायलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये सिर्फ एप्लीकेशन के हवाले से इनके कामों में फ़र्क है। सही है। अच्छा, सो आगे जाके ये अच्छा ये देखिए, डायलेक्ट्रिक के इंसुलेटर्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं? सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हैं, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक हैं और गैसियस डाइलेक्ट्रिक हैं। ठीक है। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक से तो आप सारे फेमिलियर होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे ऊपर ट्रांसमिशन लाइन में ये जो सेरामिक से बने हुए होते इस तरह, ये सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हैं। और ग्लास से भी, यानी शीशे से बने हुए होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये आप लोगों ने मोटरवे पे ऑब्जर्व किया होगा, कुछ जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, वो भी सॉलिड डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी इनमें जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी सादा अल्फाज में मैं ये कहूँ तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक अच्छे इंसुलेटर्स हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसियस। ठीक है। सबसे अच्छे जो हैं इंसुलेशन के लिए वो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हैं। ये यानी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा इंसुलेट करते हैं बनिस्बत लिक्विड और गैसियस के। ठीक है। और इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी वो स्ट्रेंथ, द मिनिमम वोल्टेज द मिनिमम वोल्टेज विच इट कैन विथस्टैंड। ठीक है। वो कम से कम वोल्टेज जिसको ये विथस्टैंड कर सकता हो, यानी उसको बर्दाश्त कर सकता हो, उसको प्रॉपर्ली इंसुलेट कर सकता हो, उस प्रॉपर्टी, उस स्ट्रेंथ को, इंसुलेटर की उस स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। और इसकी वैल्यू है 10 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ है और 1 सेंटीमीटर के गैप में आप लोगों ने 10 मेगा वोल्टेज अप्लाई किया है, तो ये इसको भी इंसुलेट कर सकता है। क्या मतलब? मतलब ये है, ये देखिए, ये एक सेंटीमीटर का, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर बहुत ही कम होता है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये सॉलिड इसका जो है एक टुकड़ा लिया है, सही है, एक पीस लिया है। तो आप देखोगे कि और आपने इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो कितना है? वो है 100 मेगा वोल्ट, यानी इतना, सॉरी 10 मेगा वोल्ट, इतना ज़्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तब भी ये इसको इंसुलेट कर पाएगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो फिर उसको इंसुलेट नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। सही। और लिक्विड जो है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 1 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये टेस्ट सेल है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसमें ऑयल लिया गया है, प्रोबेबली ट्रांसफार्मर ऑयल होगा, तो या सर्किट ब्रेकर में भी इस तरह होता है। तो ये देखिए, ये आर्किंग प्रोड्यूस हुई है। ये आर्किंग इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन अगर हुआ है। अब ब्रेक डाउन क्या है, आर्किंग क्या है, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, मगर ब्रीफली सिर्फ आपको ये समझाना है कि जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, सही है, वो यानी भी अच्छे इंसुलेटर्स हैं। और इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो सॉलिड के मुकाबले में कम है, मगर गैसियस से वो अच्छे हैं। ठीक है, बेटर हैं। और इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 1 मेगावाट पर सेंटीमीटर तक है। इनकी सॉलिड की 10 मेगावाट पर सेंटीमीटर और लिक्विड की 1 मेगावाट पर सेंटीमीटर। ठीक है। और जो गैसेस हैं, इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम है। ठीक है ना। 50 से लेकर 100 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर तक की है। ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो सब सिक्स इसकी एग्जांपल है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो आप लोगों ने देखी है वो है एयर। एयर भी एक अच्छा इंसुलेटर है। एयर बहुत अच्छा इंसुलेटर है। देखिए ना, ट्रांसमिशन लाइन में आप देखते हैं, ये एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे होता है, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे होता है, तीसरा यहाँ पे होता है। ठीक है। इनमें ये गैप क्यों दिया गया है? ये असल में ये क्या है, एयर इन
के बीच इंसुलेटर का काम दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री भी है, कोई खर्चा भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, और अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी है। इसका इसका है 21 केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, 21 केवी पर सेंटीमीटर। देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने नाम सुना है, जो कि आर्क क्वेंचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह SF6 भी हैं, ये भी आर्क क्वेंचिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये अच्छे इंसुलेटर्स हैं। इस देखिए ना, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हमारा एक अलग चैप्टर होगा, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक हमारा एक अलग चैप्टर होगा, गैसियस डाइलेक्ट्रिक हमारा, ये आगे जाके पूरे पूरे एक चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो जस्ट एक ब्रीफली मैंने आपको बताया कि अगर हम हाई वोल्टेज को ऑफ करेंगे तो इसमें फिर आप लोगों ने इनको भी देखना होगा कि हाई वोल्टेज के साथ क्या क्या मसले आ सकते हैं, उनको भी आप लोगों ने हैंडल करना होगा। तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इंसुलेटर्स का है। तो इसलिए हम इंसुलेटर्स के बारे में 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम इंसुलेटर्स को की ब्रेक डाउन क्या होती है, उसकी मैकेनिज़म्स, उसमें जो थ्योरीज हैं इन्वॉल्व वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो चैप्टर्स टू कवर इन हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ये होगा। फिर ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ब्रेक डाउन में 3 मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेक डाउन का मतलब सिंपली मैं बता दूं कि जब कोई भी इंसुलेटर पंक्चर हो जाए, ठीक है ना, हम जिस तरह हम कहते हैं कि टायर पंक्चर हो गया, ये पंक्चर असल में इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, और यानी फेलियर के लिए इस्तेमाल होता है कि जब डाइलेक्ट्रिक अपनी इंसुलेशन खो दे, वो फेल कर दे, तो फिर हम ये कहते हैं कि इसका हो गया है ब्रेक डाउन, ठीक है ना। ब्रेक डाउन सिंपली क्या हुआ कि द फेलियर ऑफ इंसुलेशन, ये है ब्रेक डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे कोरोना। आजकल कोरोना का बड़ा नाम है, ठीक है, तो ये वो वाला कोरोना नहीं है, कोरोना वायरस। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिप्लोमा में भी, ये कोरोना लॉसेस हैं, ठीक है। तो हाई वोल्टेज जनरेशन, हाई वोल्टेज जनरेशन में हम हाई वोल्टेज AC जनरेशन, हाई वोल्टेज DC जनरेशन और हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेशन, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद है हाई वोल्टेज मेजरमेंट, सही है, ये हमारा अलग चैप्टर होगा। हाई वोल्टेज टेस्टिंग, ये हमारा अलग चैप्टर होगा। एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स, ये हमारा अलग चैप्टर होगा। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग करके, तो इनको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सही है। तो आप तक के लिए तो इतना ही। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये बाकी स्टूडेंट्स की तरह हैं शफात, मुझे तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा। सर पता नहीं है आप लोगों की क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है? सर। 32। 32, और अभी 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, ठीक है ना, तो यस सर। 27 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। और इससे पहले यस सर। लेक्चर में 3 स्टूडेंट ऑनलाइन थे, मेरे ख्याल में उसमें आप नहीं थे। जी सर, मैं शेरोजे में था। अच्छा, तो इससे पहले लेक्चर की से मुराद पिछला लेक्चर नहीं है, बल्कि अभी आधे घंटे पहले हमने वो किया, लिया था, ठीक है। सर उसमें मैं था सर, मैं उसमें थे। वो मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। अच्छा, चलो सही है, मगर बाकी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, ठीक है। तो जी सर। एनी हाउ अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।